हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 20 फरवरी के सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 20 फरवरी के सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग फोर्थ शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और लास्ट में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो फोर्थ शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए, पंडित रविशंकर का जो संबंध था ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से था। तो सितार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडित रविशंकर जी के अगर पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए, इन्हें 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 1967 में पद्म भूषण से और 1981 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य सितार वादक की बात कर ले, जैसे कि निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ओवरऑल की बात कर ले, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या जो ये किसका रहा था, तो ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात कर ले तो देखिए, पहले स्थान पर जो आपका उत्तर प्रदेश रहा था, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा था, तीसरे स्थान पर आपका बिहार, चौथे स्थान पे जो आपका पश्चिम बंगाल रहा था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीसीएस के द्वारा कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं होगा जिसमें आपके जनगणना से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके जनगणना से जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, भारत में पहली बार जो आपका जनगणना हुआ था ना, ये आपका 1972 में हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए, भारत में पहली बार आंशिक जो जनगणना हुआ था ना, ये आपके लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है ये आपके 1972 में हुआ था। वहीं अगर पूछा जाए कि नियमित जनगणना भारत में पहली बार जो है कब हुआ था, तो देखिए, नियमित जो जनगणना है ना, ये आपके 1881 में हुआ था। और किसके कार्यकाल में? तो ये आपके रिपन के कार्यकाल में जो है वो करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। पहली बार अगर जाति आधारित जनगणना पूछा जाए कि कब हुआ था, तो देखिए, पहली बार जो जाति आधारित जनगणना है ना, ये आपके 1931 में हुआ था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना में कुल कितने सवाल को जो है वो सम्मिलित किए गए थे। तो देखिए, 2011 की जनगणना में टोटल आपके 29 सवालों को जो है सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2011 की जनगणना के जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये जो आपके सी चंद्रमौली थे। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए, 2011 की जनगणना में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ना, वो आपका केरल राज्य रहा था। देखिए, लिंगानुपात होता क्या, यानी सेक्स रेशियो होता क्या है? तो देखिए, 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है ना, उसे ही जो आपका लिंगानुपात कहा जाता है। तो देखिए, केरल का जो लिंगानुपात रहा था वो आपका 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु रहा था, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश रहा था। तो ये क्रम भी ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि तमिलनाडु का पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात क्या रहा था और आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात जो वो क्या रहा था। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर राज्य पूछ दिया जाए तो देखिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात रहा था ना, कहीं कहीं पे आपको 877 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 879 देखने को मिलेगा। तो देखिए, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं 2011 की जनगणना में भारत का अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात रहा था ना, वो आपका 1000 पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुंडारी नृत्य
किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका मुंडारी नृत्य है ना, ये आपके झारखंड के आदिवासी समुदाय के द्वारा जो है इस नृत्य को जो है वो किया जाता है, तो झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मुंडारी जनजाति द्वारा जो है शादी, त्योहार और कटाई के मौसम के विभिन्न अवसरों पर जो है इस पारंपरिक नृत्य को जो है वो किया जाता है। इसके अलावा झारखंड के अन्य लोक नृत्य और आदिवासी नृत्य की बात कर लें तो देखिए झुमेर नृत्य, छऊ नृत्य, पाइका नृत्य, डोमकस नृत्य और करम नृत्य, ये सभी जो आपके झारखंड के लोक नृत्य हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पाइका नृत्य तो उड़ीसा का नृत्य है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पाइका जो नृत्य है ना ये आपका झारखंड का है, लेकिन अगर पाइका मार्शल आर्ट पूछा जाए तो ये आपका उड़ीसा का है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो है ये आपके संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो देखिए डीपीएसपी का जो प्रावधान है ना ये आपके संविधान के भाग 4 में किया गया है और किस अनुच्छेद के तहत संबंधित है? तो ये जो आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो आपके संबंधित है, तो भाग पूछा गया था, तो भाग 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए डीपीएसपी को जो है ये आपके आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से जो है इसे उधार लिया गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि डीपीएसपी को जो है ये कितने रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है ये आपके 3 रूपों में जो है वो वर्गीकृत किया गया है, और वो 3 रूप कौन कौन से हैं? तो पहला आपका समाजवादी सिद्धांत, सेकंड आपका गांधीवादी सिद्धांत और थर्ड आपका उदार और बौद्धिक सिद्धांत। ये 3 वर्गों में जो है इसे वर्गीकृत किया गया है। वहीं अगर भाग 4A की बात कर ले तो देखिए भाग 4A जो है ये आपके मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। नेक्स्ट को फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट तो आपका फंडामेंटल राइट जो हो गया वो आपका भाग 3 में है, और फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये आपका भाग 4A में है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में जो है ये किस देश से लगता है? तो देखिए भारत की सीमा जो है उत्तर पश्चिम में ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश से लगता है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत की सीमा उत्तर पूर्व में जो है ये किस देश से लगता है? तो देखिए भारत की सीमा उत्तर पूर्व में जो है ये आपका भूटान, नेपाल और चीन देश के साथ लगता है। वहीं अगर दक्षिण में पूछा जाए तो देखिए भारत दक्षिण में जो है किसी भी देश के साथ जो है जमीनी सीमा साझा जो वो नहीं करता है, लेकिन ये जो आपका हिंद महासागर से जो है ये घिरा हुआ है। वहीं अगर भारत की सीमा पूर्व में अगर पूछा जाए तो देखिए भारत की जो सीमा है ना ये पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। वहीं अगर दक्षिण पश्चिम पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम में किस देश के साथ लगता है, तो देखिए भारत की सीमा दक्षिण पश्चिम में जो है ये श्रीलंका और मालदीव देश के साथ लगता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यदि ना तो लोकसभा अध्यक्ष और ना ही लोकसभा उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो संसद के संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये कौन करते हैं? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष और ना ही लोकसभा उपाध्यक्ष अगर उपस्थित होते हैं तो संसद के संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा जो है वो किया जाता है, तो राज्यसभा के उपसभापति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले संसद में संयुक्त बैठक जो ये किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो देखिए संसद में संयुक्त बैठक जो है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो बुलाया जाता है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि संयुक्त बैठक का गठन करने का जो है कोरम का सदस्य का हिस्सा जो है वो कितना होता है? तो देखिए संयुक्त बैठक का गठन करने का कोरम का जो सदस्यों की संख्या होती है ना वो सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां हिस्सा होता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ना ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ना वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किस नियम के अनुसार जो है यदि हम तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार में रखें तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का जो गुण होगा ना वो पहले तत्व के समान होगा। तो देखिए न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था ना इसके अकॉर्डिंग आप यदि हम तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार में रखें तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का जो गुण होगा ना वो पहले तत्व के समान होगा। ये जो आपका न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में जो है वो कहा गया है, तो अष्टक नियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम जो है ये कब प्रस्तावित किया गया
गया था? तो देखिए न्यूलैंड्स के द्वारा 1865 में जो है अष्टक नियम को जो है प्रस्तावित जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अशोक के शिलालेखों में कौन सा स्तंभ शिलालेख जो है ये भारत के बाहर स्थित है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अशोक के आपके टोटल जो है 33 शिलालेख हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके जो है वर्गीकृत किए गए हैं, जिसमें आपका प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, अलग रॉक शिलालेख, प्रमुख स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख आ जाते हैं। जिसमें अगर प्रमुख शिलालेख की बात कर ले तो अशोक के जो आपके 14 प्रमुख शिलालेख हैं और 7 जो है ये आपके स्तंभ शिलालेख हैं। तो स्तंभ शिलालेख के बारे में पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका कंधार और खैबर पख्तूनख्वा ये जो आपके स्तंभ शिलालेख है ना, ये भारत के बाहर स्थित है। तो ऑप्शन में आपका कंधार दिया गया था। तो ये जो आपका कंधार स्तंभ शिलालेख है ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है। तो कंधार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2018 में उर्दू साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किसने जीता है? तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये जो आपका 24 भाषाओं में जो वो दिया जाता है और 2018 में उर्दू के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, ये रहमान अब्बास ने जीता था। तो रहमान अब्बास आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले 2018 में हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो ये किसे दिया गया था? तो देखिए 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में जो है ये चित्रा मुद्गल को जो है वो दिया गया था। और किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो इनके उपन्यास का नाम था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। इस उपन्यास के लिए जो है इन्हें 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया था। वहीं अगर 2019 की बात कर ले तो देखिए 2019 में हिंदी में जो है नंद किशोर आचार्य को जो है ये आपके चिल्लाते हुए अपने उपन्यास के लिए जो है इन्हें दिया गया था। 2020 की अगर बात कर ले तो ये आपके अनामिका को दिया गया था। और किस उपन्यास के लिए? तो टोकरी में दिगांत के लिए जो इन्हें दिया गया था। 2021 की अगर मैं बात कर लूँ तो 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को इनके उपन्यास सम्राट अशोक के लिए दिया गया था। 2022 में जो ये आपके बद्री नारायण को तुमादी के शब्द के उपन्यास के लिए जो इन्हें दिया गया था। 2023 में जो ये आपके संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए जो है इन्हें दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2018 में छऊ नृत्य में किसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था? तो देखिए 2018 में छऊ नृत्य के लिए जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ना, ये आपके तपन कुमार पटनायक को दिया गया था। तो तपन कुमार पटनायक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2019 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये जो है किसे दिया गया था? तो ये जो आपके ब्रजेंद्र कुमार पटनायक को दिया गया था। 2020 की बात कर ले तो ये जो आपके त्रिलोचन मोहंता को दिया गया था। और 2021 में जो है ये आपके भुवन कुमार को जो है वो दिया गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि छऊ जो है आपके कितने प्रकार के हैं? तो देखिए आपके 3 प्रकार के छऊ होते हैं, जिसे पश्चिम बंगाल में इसे पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है, झारखंड में इसे सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है और उड़ीसा में जो इसे मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है ये किस धर्म की जनसंख्या के लोग हैं? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो है ये आपके हिंदू धर्म के जनसंख्या के जो है वो लोग हैं। तो हिंदू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हिंदू जो है आपके कुल आबादी के जो है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 79.8% है। उसके बाद आपका कौन सा जो है धर्म आ जाता है? तो उसके बाद आपका मुस्लिम आ जाता है। मुस्लिम जो है ये आपके कुल जनसंख्या के जो है 14.2% है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रधानमंत्री किसान मित्र ये जो आपका किससे संबंधित है? तो देखिए प्रधानमंत्री किसान मित्र जो है ये आपके AI चैटबॉट से संबंधित है। यानी ये जो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो है AI चैटबॉट है, जो कि आपके PM किसान योजना की पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके सवालों को स्पष्ट, सटीक और त्वरित जवाब देने के लिए जो है ये आपका सितंबर 2023 में जो इसे शुरू किया गया है। तो AI चैटबॉट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 2026 का एशियाई खेल जो है ये कहाँ पर होगा? तो देखिए 2026 का जो एशियाई खेल होगा ना, ये आपके जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा। तो जापान का नागोया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले
2022 का जो आपका एशियाई खेल है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए 2022 में ना होकर ये आपका 2023 में हुआ था, जो कि आपका हांगझो चीन में आयोजित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले प्रथम एशियाई खेल ये जो है कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए प्रथम जो एशियाई खेल है ना, इसकी शुरुआत 1951 में हुआ था और ये जो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और भारत में अब तक कितने बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है? तो देखिए भारत में अब तक 2 बार जो है एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। और कब से कब तक? तो देखिए पहली बार आपका 1951 में किया गया था और दूसरी बार जो ये आपका 1982 में जब वो किया गया था। और दोनों ही जो आपके एशियाई खेल हुए थे ना, ये आपके न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इसके अलावा बात करें 2022 में जो आपका 2023 में जो आपका एशियन गेम्स हुआ था, इसके जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे थे? तो ये जो आपके चीन के जांग यूफे क्विन हैंग रहे थे, तो इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2023 में भारत की रैंक अगर पूछा जाए तो देखिए 2022 और 23 में भारत की जो रैंक रहा था ना, वो चौथे पायदान पे जो भारत रहा था। भारत के द्वारा जो टोटल आपके 107 पदक जीते गए हैं, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जो है वो शामिल है। इसके अलावा 2025 का एशियाई शीतकालीन खेल ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका हार्बिन चीन में आयोजित किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को जो है जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए जो है अक्टूबर 2023 में नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये जो आपका स्पिनोजा पुरस्कार है ना, ये आपका नीदरलैंड का एक विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसमें जो है आपके अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के डॉक्टर जाइता गुप्ता को जो है ये सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर जाइता गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम ये जो है कब लागू हुआ था? तो देखिए भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है ये आपका 16 मार्च 1949 को लागू हुआ था। तो 16 मार्च 1949 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी अधिनियम के द्वारा जो है भारत के सभी बैंकिंग संस्थाओं को भी जो है वो नियंत्रित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 14 प्राइवेट बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये कब हुआ था? तो देखिए 14 प्राइवेट बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये आपका 1969 में हुआ था। तो 1969 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आगा खान कप ये जो आपका किस खेल से संबंधित है? तो देखिए आगा खान कप की बात कर ले तो ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। और हॉकी से संबंधित अन्य प्रमुख ट्रॉफियों की बात कर ले तो देखिए सुल्तान अजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, स्टेनली कप, ये सभी का संबंध जो है वो आपके हॉकी खेल से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल पूछा गया था। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था ना, ये आपका 2007 से लेकर जो है 2012 तक रहा था। तो 2007 से 2012 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा था ये आपका 1951 से 56 तक रहा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ये आपका 56 से लेकर 61 तक रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ये आपका 61 से लेकर 66 तक रहा था। चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना, ये आपके 69 से लेकर जो है 1974 तक रहा था। पांचवी पंचवर्षीय की योजना की अवधि अगर पूछा जाए तो ये आपका 1974 से 1978 तक रहा था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना ही जो है ये आपके 4 वर्षों का रहा था। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है मात्र 4 वर्षों का रहा था, तो ये आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना रहा था। छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये आपका 1980 से लेकर 1985 तक रहा था। सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये आपका 85 से लेकर 90 तक रहा था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये आपका 92 से लेकर 97 तक रहा था। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये आपका 1997 से लेकर 2002 तक रहा था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो ये आपका 2002 से 2007 तक रहा था। इसके अलावा जो आपका अंतिम पंचवर्षीय योजना रहा था जो कि आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना रहा था और इसका जो आपका अवधि रहा था वो आपका 2012 से लेकर 2017 तक रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत के किस पंचवर्षीय योजना में जो है वो किया गया था? तो देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना ये भारत में कब हुआ था? तो ये आपका 1965 में हुआ था। तो देखिए और 1965 में ये जो है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में आ जाता है? तो ये जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आ जाता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नागालैंड की कौन सी जनजाति जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाता है। तो देखिए ये जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है और नागालैंड में भी जो है ये आपके नागा जनजाति के द्वारा जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो नागा जनजाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, ये आपके नागालैंड राज्य सरकार के द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है ये आपका सबसे बड़ा स्वदेशी उत्सवों में से एक है। और ये जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कब मनाया जाता है, तो ये जो आपका 1 दिसंबर से लेकर जो है ये आपका 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। यानी ये जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, ये आपका 10 दिवसीय त्यौहार है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही जो है ये आपके नागालैंड में त्योहारों का त्यौहार जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जालियांवाला बाग का जो आयोजन है ना, ये किसके विरोध में किया गया था। तो देखिए जालियांवाला बाग का जो आयोजन है ना, ये आपके रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। तो रॉलेट एक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो है कब और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड को जो है इसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दिए थे। और महात्मा गांधी के द्वारा जो केसर हिंद की जो उपाधि दी गई थी ना, वो भी जो है महात्मा गांधी जी ने जो वो छोड़ दिया था। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह जो वो वापस ले लिए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बैडमिंटन में 40-40 पॉइंट दोनों टीमों के अगर बराबर होते हैं तो उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए बैडमिंटन में अगर 40-40 पॉइंट दोनों टीम के अगर बराबर हो जाते हैं ना, तो उसे जो है ड्यूस पॉइंट जो है वो कहा जाता है। तो ड्यूस पॉइंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ये जो किस मंत्रालय की पहल है। तो देखिए ये जो आपका अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ना, ये आपके केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की जो है एक पहल है। तो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए उस्ताद बिंदा खान की बात कर ले तो ये जो आपके सारंगी वादक थे। तो सारंगी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मशहूर सारंगी वादक की बात कर ले तो देखिए राम नारायण, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, अहमद खान, गुलाब सबीर खान, गोपाल मिश्र और सबरी खान, इन सभी का जो संबंध है ना ये सारंगी वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गांधी इरविन समझौता ये जो है कब हुआ था। तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी समझौते के बाद जो है गांधी जी जो है कांग्रेस के तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में जो वो भाग लिए थे। तो 5 मार्च 1931 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में जो है पूना पैक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका पूना पैक्ट हुआ था ना, ये आपका 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आपका यहाँ पर ये बात आ गई है समझौते के बारे में। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन की अब बात आई गई है। तो देखिए प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना वो आपका 1930 में हुआ था। और आपके जो है 3 जो है गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित किए गए थे। और तीनों ही जो गोलमेज सम्मेलन है ना ये आपका लंदन में आयोजित किया गया था। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में मात्र जो है भारत की तरफ से जो है भाग लेने वाले कौन थे, तो ये आपके भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और तीनों ही जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, और इसकी जो अध्यक्षता है ये रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो ये आपका 1931 में हुआ था। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ये आपका 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत के साथ कितने देश जो है समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ जो है आपके टोटल 9 देश जो है आपके सीमा साझा करते हैं, जिसमें 7 जो देश है ना ये आपके भूमि सीमा साझा करते हैं और 2 जो देश है ना ये आपके जल की सीमा जो है वो साझा करते हैं। और वो 2 देश कौन कौन से हैं, तो पहला आपका श्रीलंका और सेकंड आपका मालदीव। ये 2 देश जो है आपके जल की सीमा जो है वो साझा करते हैं। तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा एग्जाम में जो है यहाँ पर सीमा की जो लंबाई पूछी जाती है। तो देखिए भारत के भूमि सीमा की जो लंबाई है ना, ये आपके 15,200 किलोमीटर है। वहीं अगर तट रेखा यानी जलीय सीमा की बात कर ले तो देखिए इसकी जो लंबाई है ना, वो आपका 7,515 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत के 7 भूमि सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो देखिए ये जो आपका पहला देश है वो आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है कितने किलोमीटर की जो है भूमि सीमा साझा करता है? तो ये जो आपका 4,096 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है। दूसरा जो देश है वो आपका भूटान देश है। भूटान जो है ये आपका 578 किलोमीटर जो है भूमि सीमा साझा करता है। चीन जो है ये आपका 3,488 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है। म्यांमार जो है ये आपका 1,643 किलोमीटर की जो है भूमि सीमा साझा करता है। नेपाल की बात कर ले तो ये आपका 1,751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात कर ले तो ये आपका 3,323 किलोमीटर की जो है भूमि सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान की बात कर ले तो ये आपका 106 किलोमीटर की जो है भूमि सीमा साझा करता है। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे लंबी जो है भूमि सीमा कौन सा देश जो है वो साझा करता है? तो देखिए भारत के साथ सबसे लंबी जो भूमि सीमा जो साझा करता है ना, ये आपका बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश की जो किलोमीटर है वो आपका 4,096 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय मूल की 2022 में ब्रिटेन की गृह मंत्री जो है ये कौन बनी थी? तो देखिए भारतीय मूल की 2022 में जो ब्रिटेन की गृह मंत्री है ना, ये आपके सुएला ब्रेवरमैन बनी थी। तो सुएला ब्रेवरमैन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैसूर दशहरा ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका मैसूर दशहरा है ना, ये आपके कर्नाटक राज्य में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला जो है 10 दिवसीय त्यौहार है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर राज्य नहीं, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था कि किस केंद्र शासित प्रदेश का पुरुष साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक रहा था? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका लक्षद्वीप रहा था। लक्षद्वीप का जो साक्षरता दर रहा था ओवरऑल वो आपका 91.85% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो 95.56% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 87.95% रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका पार्टिकुलर यूटी के बारे में पूछा गया था। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन रहा था? तो पहले स्थान पे जो आपका केरल रहा था। केरल का जो साक्षरता दर है ना, ये आपका 94% रहा था। वहीं अगर भारत की साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर रहा था ना, वो 74.04% रहा था। पुरुष का जो साक्षरता दर है वो आपका 82.14% रहा था और महिला की जो साक्षरता दर है वो आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT जो है स्थापित किए गए थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 1956 में जो है आपके भारत में 5 IIT जो है स्थापित किए गए थे यानी शुरू किए गए थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पहली पंचवर्षीय योजना की जो है अवधिकाल कब से कब तक रहा था? तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ना, ये आपका 1951 से लेकर जो है 1956 तक रहा था और इस पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष रहे थे ना, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे और इनके जो उपाध्यक्ष है ये आपके गुलजारी लाल नंदा रहे थे। इसके अलावा बात कर ले प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य यानी इसका उद्देश्य क्या रहा था? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा था ना, वो कृषि के विकास पर रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने % की जो लक्ष्य जो वो रखा गया था? तो देखिए इसमें जो लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था ना, वो 2.1% का रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि हुई थी यानी वास्तविक जो आपका पाया गया था वो आपका 3.6% जो है वो पाया गया था। यानी ये जो आपका पंचवर्षीय यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना, वो आपका सफल रहा था। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना ये जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है खोले गए थे, तो ये जो आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है इसे शुरू किया गया था। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति का संबंध ये जो है किससे है। तो देखिए हरित क्रांति की बात कर ले तो ये जो आपके अनाज के फसल के उत्पादन से संबंधित है, तो अनाज की फसल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस फसल ने जो है भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर जो है वो देखा गया था। तो देखिए हरित क्रांति के कारण जो आपका गेहूं फसल था ना, इसमें के उत्पादन में जो है सबसे अधिकतम वृद्धि जो है वो देखा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है। तो देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग ये जो है किस देश के निवासी थे, तो ये जो आपके अमेरिका देश के निवासी थे। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। तो देखिए विश्व में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1960 के दशक में मैक्सिको देश से जो है इसे शुरू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को जो है HYVS सीड्स को विकसित करने के लिए जो है इनके कार्य के लिए इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी जो वो प्रदान किया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग को जो है किसको विकसित करने के लिए जो है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए HYVS सीड्स को विकसित करने के लिए जो है 1970 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी जो है वो प्रदान किया गया था। और भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन जी को जो है वो जाना जाता है। और MS स्वामीनाथन जी को जो है 2024 का जो है भारत रत्न पुरस्कार भी जो है वो दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हरित क्रांति शब्द का जो सबसे पहले जो है ये किसने गढ़ा था। तो देखिए हरित क्रांति शब्द को जो सबसे पहले है ना, ये डॉक्टर विलियम गोडे ने जो है वो गढ़ा था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये आपके 1967-68 में हुआ था। और कहां से हुआ था, तो ये आपका पंजाब से हुआ था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2022 ये जो है कहाँ आयोजित हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर जो है आपका कितना पुराना जो है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2022 जो है ये आपके मिस्र के काहिरा में आयोजित किया गया था। तो काहिरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये था ना, क्योंकि इसमें भारतीय टीम जो है पदक तालिका में जो है ये पहले स्थान पर रहा था, यानी शीर्ष पर रहा था। और भारत के द्वारा जो है इसमें आपके जो टोटल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें 4 जो है गोल्ड मेडल जीता गया था, 2 जो है वो आपका सिल्वर मेडल जीता गया था और 1 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी ये जो है कितने शहरों में की गई थी। तो देखिए जो आपका 2023 का जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ना, इसका जो आपका 37वां संस्करण था और ये जो आपका गोवा राज्य में आयोजित किया गया था। और इसमें गोवा के जो है आपके 5 शहरों में आयोजित किया गया था। तो अगर शहर पूछा गया था तो 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किस राज्य में अगर पूछा गया था तो फिर आपका गोवा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में जो पहले स्थान पे आपका राज्य रहा था ये आपका महाराष्ट्र रहा था। महाराष्ट्र के द्वारा जो टोटल 228 पदक जीते गए थे। दूसरे स्थान पे जो आपका सर्विसेज की टीम रहा था और तीसरे स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका 37वां राष्ट्रीय खेल। अगर 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा जाए तो देखिए 36वां जो राष्ट्रीय खेल है ना, ये आपका 2022 में आपका जो है गुजरात राज्य में किया गया था। और गुजरात राज्य के कितने शहरों में किया गया था, तो इसे जो है आपका गुजरात राज्य के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य कौन सा है जो पुरुषों द्वारा महिला भेष में ढोलक और नगाड़ों के साथ जो वो किया जाता है। तो देखिए बुंदेलखंड का जो एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है इसका नाम है आपका राई नृत्य, जो कि आपका पुरुषों द्वारा महिला भेष में जो है ढोलक और नगाड़ों के साथ जो वो किया जाता है। तो राई नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राई नृत्य है ना, ये मध्य प्रदेश में बेदिया जनजाति के द्वारा भी जो है इस नृत्य को जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। अगर जनजाति पूछा जाए तो ये आपका बेदिया जनजाति के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गौतम बुद्ध से संबंधित आपके जो है कथन से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपका 2 कथन जो है वो दिया गया था। तो दोनों कथन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन एक जो आपका जन्म से रिलेटेड पूछा गया था और दूसरा जो है उनका कुल यानी वंश के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना, ये आपके 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये तो आपका सही होगा, लेकिन अगर 563 ईसा पूर्व नहीं दिया गया जन्म के बारे में तो पहला ऑप्शन जो आपका वो गलत हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे ऑप्शन की ओर देखें तो देखिए गौतम बुद्ध जो है ये आपके किस वंश से संबंधित है, तो ये जो आपके शाक्य वंश यानी शाक्य कुल में जो है इनका जन्म हुआ था। तो अगर शाक्य कुल दिया गया था तो शाक्य कुल, दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गौतम बुद्ध का निधन, ये जो है कब हुआ था, तो देखिए गौतम बुद्ध का जो निधन है ना, ये आपके 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था, तो ये 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर ये कहाँ पर है वर्तमान में, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और देखिए इनके निधन की ही घटना को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो देखिए गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था वो सुद्धोधन था और इनकी माता का जो नाम था ना वो माया देवी था। इसके अलावा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में जो है अपना गृह त्याग दिए थे, जिसे गृह त्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण भी जो है वो कहा जाता है। तो देखिए गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की आयु में जो है अपने घर को जो है वो तपस्वी का जीवन जीने के लिए जो है अपने घर को जो है वो त्याग दिए थे। इसके अलावा बात कर ले गौतम बुद्ध ये जो है किस नदी के तट पर अपना ज्ञान प्राप्त किए थे, तो देखिए गौतम बुद्ध जो है बोध गया में निरंजना नदी के तट पर जो है ये अपने ज्ञान की प्राप्ति किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय मूल के किस मुख्य न्यायाधीश ने जो है 2023 में सिंगापुर के राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाए हैं, तो देखिए भारतीय मूल के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन ने जो है सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के थर्मन सन मुगरत्नम को जो है ये 9वें राष्ट्रपति के रूप में जो वो शपथ दिलाए हैं। तो अगर मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया था तो सुंदरेश मेनन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं ना 9वें राष्ट्रपति, ये भी आपके भारतीय मूल के ही निवासी हैं, जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है थर्मन सन मुगरत्नम। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है आगे किसी में आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि टेबल टेनिस गेम का स्कोर अगर 10-10 पर हो जाता है तो उसके बाद जो है वो क्या होता है, तो देखिए टेबल टेनिस गेम में अगर स्कोर 10-10 हो जाता है ना तो उसे तो सबसे पहले आपका ड्यूस जो है वो कहा जाता है। तो अगर ड्यूस ऑप्शन में दिया गया था तो ड्यूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर ड्यूस नहीं दिया गया तो फिर 2 पॉइंट आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब टेबल टेनिस का गेम होता है ना उसमें आपको 11 अंक जो है प्राप्त करना होता है। लेकिन जब 10-10 पे अगर कोई खिलाड़ी अगर दोनों खिलाड़ी आ जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि प्रत्येक खिलाड़ी को जो है एक सर्व मिलता है और यह तब तक बदलता रहता है जब तक किसी एक खिलाड़ी को जो है 2 अंक की बढ़त जो है वो नहीं मिल जाती है। अगर 2 अंक की बढ़त किसी खिलाड़ी को मिल जाता है तो वह जो है गेम को जो है वो जीत लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मौलिक अधिकार से संबंधित आया था। एग्जैक्ट मुझे प्रश्न बच्चों द्वारा मिल नहीं पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार जो है मतलब कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार आपातकाल में जो है निलंबित नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार ये जो आपका भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 के अंतर्गत आता है। और इसमें आपके जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो है ये आपके जो है सभी अनुच्छेद जो होते हैं ना वो आपके आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। लेकिन ये जो आपके अनुच्छेद 20 और 21 जो है ना ये निलंबित नहीं होते हैं। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो 20 और 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आया था कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो देखिए पन्नालाल घोष का जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तो बांसुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीसीएस के द्वारा जो है वाद्य यंत्र और उनके वादक से जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, इनका जो संबंध है ना ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, इनका जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तबला वादक की बात कर ले तो देखिए जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है आपके तबला वाद्य यंत्र से है। सरोद वादक की बात कर ले तो देखिए अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान,
बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका जो संबंध है आपका सरोद वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादक की बात कर ले तो देखिए बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है ये आपका शहनाई वादक से है। सितार वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ये आपके सितार वाद्यंत्र से है। सारंगी वादक की बात कर ले तो देखिए शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इनका जो संबंध है ये आपके सारंगी वाद्यंत्र से है। वीणा वादक की बात कर ले तो देखिए जिया मोहिद्दीन डागर, इसके अलावा अध्यागरी श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है ना ये आपके वीणा वाद्यंत्र से है। इसके अलावा अगर रुद्र वीणा की बात कर ले तो देखिए असद अली खान का जो संबंध है ना ये आपके रुद्र वीणा से है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मोहन वीणा के आविष्कारक कौन थे, तो देखिए मोहन वीणा की जो आविष्कार है ना ये आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा जो है वो किया गया था। और ये जो आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट है ना ये आपके मोहन वीणा से संबंधित है। अगर वायलिन वादक की बात कर ले तो देखिए सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजन, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखर, विजय जोग, लालगुड़ी जयरामन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके वायलिन वादक से है। घटम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपके घटम से है। मृदंगम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए KV प्रसाद, SV राजा रॉय, उमल्यापुरम शिवरामन, इनका जो संबंध है ये आपके मृदंगम से है। मैंडोलिन वादक की बात कर ले तो देखिए श्रीनिवास जो है ये आपके मैंडोलिन से है। पखावाज में आपके तोताराम शर्मा आ जाते हैं। अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है ये आपके सूरबहार से है। इसके अलावा अगर ब्रजभूषण काबरा के बारे में पूछा जाए तो देखिए ब्रजभूषण काबरा का जो संबंध है ना ये गिटार वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, तो देखिए भारतीय संविधान को जो है भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो है इसे अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले भारत का संविधान जो है ये कब प्रभावी यानी लागू कब हुआ था, तो देखिए भारत का संविधान जो लागू है ना ये आपके 26 जनवरी 1950 को जो वो लागू हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय जो है अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां कितनी थी, तो देखिए भारत के संविधान में मूल रूप से जो आपके अनुच्छेदों की संख्या थी वो आपका 395 था। वहीं अगर भाग की बात कर ले तो भाग जो आपके कितने थे, तो 22 भागों में जो आपका विभाजित था और 8 अनुसूचियां थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो देखिए वर्तमान में जो संविधान में अनुच्छेदों की अभी संख्या है ना वो भी आपका 395 ही है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 470 अनुच्छेद हो गए हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका 395 ही अनुच्छेद है। जो आपके क्लोज आते हैं ना, जैसे कि अनुच्छेद 21 का क्लोज ए हो गया, इस प्रकार से मिलाकर जो आपके 470 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन 395 ना दिया रहे तब आपको जो है 470 ठीक करना है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर वर्तमान में भागों की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में आपके 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान जो है ये आपका मूल रूप से अंग्रेजी में जो है इसे लिखा गया था और संविधान पर हस्तलिखित जो है ये किसने किया था, तो देखिए प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने जो है भारतीय संविधान को जो है ये हस्तलिखित जो है वो किया था। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में जो ये किसे जाना जाता है, तो देखिए भारतीय संविधान के जनक के रूप में जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और संविधान सभा का गठन ये जो है कब हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि संविधान सभा का जो गठन है ना ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो ओवरऑल जो साक्षरता दर रहा था ना वो आपका 94% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 96.1% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 92% रहा था। तो महिला में आपका केरल ही करेक्ट आंसर होगा। और पुरुष में भी अगर पूछ ले तो देखिए ओवरऑल ही जो आपका सबसे साक्षरता दर वाला राज्य रहा है वो भी आपका केरल ही रहा है।
वहीं अगर सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य या फिर सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य की बात कर ले तो देखिए सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ना ये आपका बिहार राज्य है। बिहार का जो आपका लिटरेसी रेट रहा था ये आपका पुरुष का जो ये आपका 71.2% रहा था और महिला का जो है ये आपका 51.5% रहा था। महिलाओं में जो दूसरा सबसे कम जो आपका राज्य आता है ना वो आपका राजस्थान राज्य आता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भारत के साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर रहा था ना वो आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 65.46% रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश से भी पूछे जाते हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना में अगर केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ राज्य ना देकर जो है केंद्र शासित प्रदेश अगर सिर्फ पूछ दिया जाए तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में जो आपका साक्षरता में सबसे आगे रहा था ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। लक्षद्वीप का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 91.85% रहा था। तो आप ये क्रम जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपका केरल रहा था, उसके बाद लक्षद्वीप का रहा था, उसके बाद आपका मिजोरम का रहा था, चौथे स्थान पे जो आपका गोवा राज्य रहा था, पांचवें पे जो आपका त्रिपुरा रहा था और छठे पे जो आपका दमन और दीव रहा था। यहाँ से भी आपके प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया था कि दूसरे स्थान पे आपका कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है साक्षरता दर में आगे रहा था, तो ये आपका दमन और दीव का रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लिएंडर पेस का संबंध ये जो आपका किस खेल से है। तो देखिए लिएंडर पेस की बात कर ले तो ये जो आपके भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और टेनिस में भी कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं तो ये आपके लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। तो टेनिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 13 फरवरी 2023 से जो है एस अब्दुल नजीर जो है ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो एस अब्दुल नजीर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके एस अब्दुल नजीर थे ना जो आपका राम मंदिर का जो फैसला आया था 2019 में उसके जो ये जज भी रहे थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि टीसीएस के द्वारा यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि जो आपका 2019 में जो आपका राम मंदिर पर लेकर जो आपका फैसला आया था उसमें पूछा गया था कि एकमात्र मुस्लिम जज जो वो कौन थे। तो देखिए एकमात्र जो आपके मुस्लिम जज थे ना वो यही थे एस अब्दुल नजीर। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर वर्तमान में अन्य अगर बात कर ले अन्य राज्यों के बारे में जैसे कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो ये आपके वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। अरुणाचल प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ना ये आपके पेमा खांडू हैं। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में आपके राज्यपाल कौन है तो ये जो आपके कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक हैं। असम के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में आपके जो है हिमंत विश्व शर्मा है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये आपके गुलाब चंद्र कटारिया हैं। बिहार की अगर बात करें तो ये नीतीश कुमार है और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये आपके राजेंद्र विश्वनाथ अलिंकर हैं। छत्तीसगढ़ के अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर ले तो देखिए यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हाल ही में चेंज हुए हैं विष्णुदेव साई, इनका आपको नाम याद रखना है। विष्णुदेव साई जो है ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो है वो मुख्यमंत्री हैं। और वह यहाँ के राज्यपाल की अगर बात कर ले तो बिश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के जो है वर्तमान राज्यपाल हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात कर ले तो देखिए दिल्ली में तो आपके राज्यपाल नहीं उप राज्यपाल होते हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, क्योंकि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना वहाँ पर राज्यपाल नहीं आपके उप राज्यपाल होते हैं। तो विनय कुमार सक्सेना जो यहाँ के वर्तमान में उप राज्यपाल हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ये आपके अरविंद केजरीवाल हैं। गोवा की अगर बात कर ले तो वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है ये आपके प्रमोद सावंत है और यहाँ के जो राज्यपाल है ना ये आपके पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे में सभी 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के जो है आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सूची जो आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो देखने को मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके जो है ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साउंड यानी ध्वनि का जो है एसआई मात्रक पूछा गया था। तो देखिए साउंड का जो एसआई मात्रक होता है ना वो आपका डेसिबल होता है। तो डेसिबल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बोनालू ये जो है किस राज्य का एक वार्षिक त्यौहार है। तो देखिए बोनालू की बात कर ले तो ये जो आपका तेलंगाना का जो है एक वार्षिक त्यौहार है, तो तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बोनालू त्यौहार है ना, ये आपके हिंदी महीने के किस मास में मनाया जाता है। तो ये जो आपका आषाढ़ मास यानी ये जो आपका जुलाई और अगस्त के महीने में जो इसे मनाया जाता है, और ये जो त्यौहार है ना वो आपका 1 महीने तक जो है वो चलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बोनालू उत्सव में जो है आपके महाकाली देवी की जो है पूजा की जाती है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का जो है एक नृत्य है। तो देखिए ऑप्शन में आपका एक कथक दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका कथक है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए चरकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी, ये सभी जो नृत्य है ना ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन में आपका एक ईगल दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका ईगल टर्म है ना ये आपका गोल्फ खेल में जो है प्रयोग किया जाता है, ना कि क्रिकेट में इसे प्रयोग किया जाता है, तो ईगल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले अन्य शब्दावली की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए मिड ओवर, फॉलो ऑन, इसके अलावा एसेज, कैच, बॉल, स्टंप, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, नोट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवर थ्रो, इसके अलावा वाई, लेग कवर, ये सभी जो आपके क्रिकेट खेल से संबंधित टर्म है। तो क्रिकेट से टर्म से रिलेटेड जो भी टर्म आएंगे वो तो आप इजीली लगा लोगे, तो टर्म से रिलेटेड भी जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप इसे भी जो है जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ना ये कितनी हो सकती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अनुसार राज्य की विधानसभा में अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र में जो सदस्यों की संख्या है ना वो आपका 500 हो सकता है, और कम से कम अगर पूछा जाए तो ये जो आपके 60 निर्वाचन क्षेत्र जो वो हो सकते हैं। तो सबसे आपका ज़्यादा पूछा गया था कि कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है, तो 500 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 333 के प्रावधान को जो है वो आपका समाप्त कर दिया गया है, जिसमें आपके एक एंग्लो इंडियन को जो है राज्यपाल जो है वो नियुक्त करते थे विधानसभा में, तो ये जो आपका समाप्त कर दिया गया है। और किस संशोधन के तहत जो है समाप्त किया गया है, तो देखिए 104वें संशोधन अधिनियम के तहत जो है इसे समाप्त किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 331 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा के 2 सदस्यों को जो है वो नामित कर सकते थे, लेकिन अब इसे भी जो है वो समाप्त कर दिया गया, और इसे भी जो आपका 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है वो समाप्त किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के जो आरक्षण था ना उसे जो वो आपका समाप्त कर दिया गया है। और 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये किससे संबंधित है, तो इसमें जो आपके SC और ST कैटेगरी आते थे ना उनके आरक्षण को जो है ये आपका 10 साल तक जो है वो बढ़ा दिया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि नेहरू ट्रॉफी से जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था, अब एग्जैक्टली ये प्रश्न पूरा नहीं मिल पाया है। कुछ बच्चों ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू हॉकी ट्रॉफी के बारे में पूछा गया था, तो देखिए अगर जवाहरलाल नेहरू टूर्नामेंट के बारे में अगर पूछा गया था तो देखिए ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू टूर्नामेंट है ना ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। अगर सिर्फ नेहरू कप के बारे में पूछा गया था तो देखिए ये जो आपका नेहरू कप है ना ये आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, और वहीं अगर नेहरू ट्रॉफी का संबंध अगर पूछा जाए तो देखिए नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है ना ये आपके नौका दौड़ से है। तो बच्चे बता रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा गया था, तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वर्तमान समय में भारत के दूसरे CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये कौन है। तो देखिए भारत के जो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना ये आपके लेफ्टिनेंट अनिल चौहान है, तो
तो अनिल चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे, तो ये आपके जनरल बिपिन रावत थे और ये दोनों ही जो है ये आपके उत्तराखंड राज्य से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनरल बिपिन रावत की जो है आपका हेलीकॉप्टर दुर्घटनावश में जो है 8 दिसंबर 2021 को जो है इनका निधन हो गया था और इन्हें 2022 के लिए जो है पद्म विभूषण पुरस्कार भी जो है वो दिया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है, तो ये आपके मानेक शॉ हैं। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रमुख न्यायमूर्ति कौन है, तो ये आपके प्रकाश श्रीवास्तव हैं। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो ये आपके जो है तुषार मेहता है। वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये जो आपके ऋतुराज अवस्थी हैं। वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो देखिए वर्तमान में जो आपके यूपीएससी के अध्यक्ष है ना ये आपके मनोज कुमार सोनी है और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये आपके हीरालाल सिमरिया हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो ये जो आपके परवीन कुमार श्रीवास्तव हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जनगणना 2011 का जो है थीम यानी विषय जो है वो पूछा गया था, तो देखिए जनगणना 2011 का जो आपका थीम रहा था ना वो आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य रहा था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि जनगणना 2011 ये जो है कितने चरण में कराया गया था, तो देखिए जनगणना 2011 जो है ये आपका 2 चरणों में कराया गया था और इसका जो मैस्कट रहा था ना यानी शुभंकर क्या रहा था, तो ये आपका शिक्षिका रहा था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनगणना 2011 जो है ये आपका 15वीं जनगणना था और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। इसके अलावा जनगणना 2021 की बात कर ले तो देखिए जनगणना 2021 में आपका कराना था क्योंकि जनगणना जो होता है वो आपके 10 वर्ष के अंतराल पर करवाया जाता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है आपका 2021 में जनगणना नहीं हो पाया था, जो कि आपका 2023-24 में कराया जा रहा है, जिसमें इसका जो थीम रखा गया था ना वो आपका जन भागीदारी से जन कल्याण जो है वो रखा गया था। और इनके जो महापंजीयक यानी वर्तमान में या फिर 2021 में जो आपके महापंजीयक थे वो आपके मृत्युंजय कुमार नारायण थे, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि जनगणना के महापंजीयक कौन है तो ये आपके मृत्युंजय कुमार नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आरबीआई के निम्नलिखित में से जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो देखिए बेसिकली आपका आरबीआई के कार्य के बारे में पूछा गया था। तो देखिए आरबीआई के जो कार्य होते हैं ना वो आपके प्रतिभूतियों को लेन देन करना या फिर मौद्रिक नीति बनाना, ये सभी जो आपके आरबीआई के कार्य होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अमृतसर की संधि, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है लेकिन मैं बता देता हूँ, फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अमृतसर की संधि ये जो है कब हुआ था। तो देखिए अमृतसर की संधि की बात कर ले तो ये जो आपका 1809 में हुआ था और किन के मध्य हुआ था, तो देखिए अमृतसर की जो संधि है ना ये आपके महाराणा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है मध्य हुआ था और उस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे ना ये आपके मिंटो प्रथम थे, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो चार्ल्स मेडकॉफ थे ना इन्हें जो है भारत में प्रेस का मुक्तिदाता भी जो वो कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता जो ये किसे कहा जाता है, तो ये आपके चार्ल्स मेडकॉफ को जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा इलाहाबाद की संधि के बारे में पूछा जाता है, तो देखिए इलाहाबाद की जो संधि हुआ था ना ये आपका 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका पूछा गया था कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो अपना काम निकलवाना होता है, तो अपना काम निकलवाना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्ट में पूछा जाए कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये आपका भाग जाना होगा। 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना, ये भी इसका मतलब भी जो होता है वो आपका भाग जाना होता है। तिल का तार बनाना, इसका मतलब जो होता है कि बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को जो वो बताना होता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाथों के द्वारा लिखी गई लिपि को जो है क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना था, तो देखिए हाथों के द्वारा लिखी गई लिपि को जो है ये पांडुलिपि जो है वो कहा जाता है, तो पांडुलिपि आपका करेक्ट आंसर होगा। ठिकाना ना रहना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो देखिए ठिकाना ना रहना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना वो बेघर होना होगा, तो बेघर होना आपका करेक्ट आंसर होगा। बिरल का जो है विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए
विरल का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका सघन होता है, तो सघन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आंख और कमल और उत्साह या फिर उल्लास का जो है आपसे विलोम पर्यायवाची शब्द जो है वो पूछा गया था। तो देखिए आंख का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है ना वो आपका चक्षु, नयन, लोचन, ये सभी जो होते हैं आपके आंख के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। वहीं अगर कमल के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो देखिए राजीव, नीरज, पंकज, जलज, ये सभी जो आते हैं कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका चक्रपाणी का जो है सही अर्थ पूछा गया था। तो देखिए चक्रपाणी जो है ये भगवान विष्णु को कहा जाता है, तो भगवान विष्णु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका महिला का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए महिला का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना ये आपका ललना, कामिनी और रमणी होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए रंगास्वामी कप का जो संबंध है ना ये आपके हॉकी खेल से है, तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रसिद्ध कप और उनके ट्रॉफियों के बारे में जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, अजलान शाह कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप और रंगास्वामी कप, इन सभी कप और ट्रॉफियों का जो संबंध है ना ये आपके हॉकी खेल से है। अगर क्रिकेट के संबंधित कप और ट्रॉफियों की बात कर ले तो देखिए सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, इन सभी खेलों का जो संबंध है ना ये आपके क्रिकेट से है। इसके अलावा अगर फुटबॉल की बात कर ले तो देखिए बीसी राय ट्रॉफी, बारदोली ट्रॉफी, डुरंड कप, नेहरू गोल्ड कप, रोवर कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, ये सभी कपों और ट्रॉफी का जो संबंध है ये आपके फुटबॉल कप से है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसके अलावा अगर गोल्फ की बात कर ले तो देखिए राइडर कप, वाकर कप, कनाडा कप, इसके अलावा आइजन हावर कप, इन सभी कपों का जो संबंध है ना ये आपके गोल्फ खेल से है। बैडमिंटन खेल की अगर बात कर ले तो देखिए थॉमस कप, उबेर कप, यूरोपीय कप और मलेशियाई कप, हरीला कप, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके बैडमिंटन खेल से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित बिरजू महाराज ये जो आपके किस घराने से संबंधित है? तो देखिए पंडित बिरजू महाराज का जो है जनवरी 2022 में 86 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया था, और ये जो आपके लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। तो लखनऊ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जिनका भी आगे के शिफ्टों में एग्जाम है यहाँ से प्रश्न बनता है कि पंडित बिरजू महाराज ये जो आपके किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है ये आपके कथक नृत्य से संबंधित है, और ये जो आपका कथक नृत्य है ना ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज के अन्य अगर पुरस्कार की बात कर लें तो देखिए इन्हें 1964 में जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1986 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1987 में जो है इन्हें कालिदास सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। और देखिए ये जो आपका कालिदास सम्मान है ना ये आपके मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है वो दिया जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2002 में जो है इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि पंडित बिरजू महाराज को जो है 2012 में किसके लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो वो दिया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2012 में पंडित बिरजू महाराज को जो है उन्ने कनाथु यानी विश्व रूपम के लिए जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जो वो दिया गया था। इसके अलावा इन्हें 2016 में भी जो एक पुरस्कार दिया गया था जो कि आपका सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार जो है वो दिया गया था। और किसके लिए? तो मोहे रंग दो लाल, बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल के लिए जो है इन्हें 2016 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का जो है फिल्म फेयर पुरस्कार भी जो वो प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित बिरजू महाराज के जो है दो चाचा भी थे जिनका नाम शंभू महाराज और लच्छू महाराज था। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज के जो है पिता का नाम या फिर गुरु का नाम पूछा जाता है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज के जो गुरु थे ना उनके पिता ही थे, और इनके पिता का जो नाम था ना वो अच्छन महाराज था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा शंभू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज, इन तीनों का जो संबंध है ना ये आपके कथक नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
अब देखिए घराना से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है आप घराना से जो है ज़रूर देख लीजिए। जैसे कि ये जो आपका ग्वालियर घराना है ना, ये आपका सबसे बड़ा ख्याल घराना है और ये जो आपका सबसे पुराना घराना भी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो ये आपका ग्वालियर घराना है। और इसके जन्मदाता यानी ग्वालियर घराने की जो संस्थापक थे ना, यानी स्थापना जो किए थे, ये आपके उस्ताद नथन पीर बख्श के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। इसके अलावा ग्वालियर घराने के प्रमुख अगर गायक की बात कर ले तो देखिए हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, बालकृष्ण बुआ इचलकर जीकर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर, औकरनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास और वीणा सहस्त्रबुद्धे, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ग्वालियर घराने से है। उसके बाद अगर किराने घराने की बात कर ले तो देखिए किराने घराने का जो नामकरण हुआ था ना, ये राजस्थान के किराना गांव के नाम पर हुआ था। कहीं कहीं पे जो है उत्तर प्रदेश में भी जो आपका किराना नामक गांव था उसके नाम पर भी जो हुआ था, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा किराना घराने की जो स्थापना है ना, ये आपके नायक गोपाल द्वारा जो है वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि 20वीं सदी में किराने घराने को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है ना, ये आपके अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को वो दिया जाता है। और किराने घराने में प्रसिद्ध गायक में जो है आपके पंडित भीमसेन जोशी आ जाते हैं, गंगूबाई हंगल, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बादोडकर, मानिक वर्मा और सुरेश बाबू माने, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके किराने घराने से है। नेक्स्ट अगर आगरा घराने की बात कर ले तो देखिए आगरा घराने को जो है रंगीला घराना भी जो वो कहा जाता है और इसकी जो स्थापना है ना ये आपके हाजी सुजान खान और उस्तान धगदे खुदा बख्श के द्वारा जो वो किया गया था। और ये जो आपके हाजी सुजान खान थे ना, ये आपके तानसेन के भी जो वो दामाद थे। आगरे घराने के अगर प्रसिद्ध गायक की बात कर ले तो देखिए फयाज खान, लताफत हुसैन खान, दिनकर काकिनी, CR व्यास और विजय किचलू, इन सभी का जो संबंध है ये आपके आगरा घराने से है। इसके अलावा अगर पटियाले घराने की बात कर ले तो देखिए पटियाला घराने की स्थापना जो है ये बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान के द्वारा जो वो किया गया था। और इसमें जो प्रसिद्ध संगीतकार आते हैं वो आपके बड़े गुलाम अली खान, अजाय चक्रवर्ती, रजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी और परवीन सुल्ताना, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके पटियाला घराने से है। इसके अलावा अगर दिल्ली घराने की बात कर ले तो देखिए दिल्ली घराने की जो स्थापना है ना ये आपके गुलाम हुसैन है, जिन्हें मियाँ अचपल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये जो आपके गुलाम हुसैन थे ना ये आपके बहादुर शाह जफर के भी जो है वो गुरु थे। इसके अलावा अगर दिल्ली घराने के प्रमुख शिष्य की बात कर ले तो देखिए तानरस खान, सब्बू खान, उमाराव खान, चांद खान, उस्मान खान, नन्हे खान और संगीत खान, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके दिल्ली घराने से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली घराने से ही जो है आपके बरेली, आगरा, पटियाला, उज्जैन जैसे घरानों का भी जो है वो जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगर मेवाती घराने की बात कर ले तो देखिए मेवाती घराने को जो है ये आपका जयपुर मेवाती घराना भी कहा जाता है, जोधपुर घराना या फिर मियाँ बंदे अली खान बिनकर घराना भी जो वो कहा जाता है। और मेवाती घराने के जो संस्थापक थे ना ये आपके खग्गे नजीर खान थे और इनका जो स्थापना ये आपका इंदौर में किया गया था। इसके अलावा अगर इनके शिष्य की बात कर ले तो देखिए पंडित जसराज, मोतीराम, मनीराम, संजीव अभ्यंकर, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मेवाती घराने से संबंधित है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर से कि पंडित जसराज के नाम पर ही जो है आपके सुदूर अंतरिक्ष में एक माइनर ग्रह यानी जो बौना ग्रह था ना इन्हीं के नाम पर जो वो रखा गया था, जो कि इनके डेट ऑफ बर्थ पे जो वो रखा गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर बनारस घराने से भी जो है प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए बनारस घराने में प्रमुख संगीतज्ञ में जो है आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित राम सहाय मिश्र, इन सभी का जो संबंध है ये आपका शहनाई वादक से है और ये आपके बनारस घराने से संबंधित है। तबला वादक में जो आपके पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज, इन सभी का जो संबंध है ये आपका तबला वादक से है और ये जो आपके बनारस घराने से आ जाते हैं। अगर पखावाज और मृदंगम वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित मदन मोहन, पंडित भोलेनाथ पाठक, पंडित अमर सेन करके नाम है, तो ये सभी जो आपके बनारस घराने से संबंधित है। पंडित रविशंकर ये जो आपके सितार वादक और पंडित अमरदत्त शर्मा जो कि आपके सितार वादक हैं और इन सभी का भी जो संबंध है ये आपका बनारस घराने से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जो है भारत में कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि भारत के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो 6 से 14 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना उन्हें किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो देखिए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना उन्हें संसद द्वारा जो है विशेष बहुमत से जो है वो हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी संसद द्वारा विशेष बहुमत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने जो है महिला आरक्षण विधेयक 2023 जिसे जो 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के तहत जो है वो पारित जो वो किया गया है और इसमें जो है कितने % को महिला आरक्षण जो है वो दिया गया है। तो देखिए 2023 के लोकसभा और राज्यसभा में जो है महिला को जो है ये आपका 33% जो है आरक्षण जो है वो दिया गया है। तो 33% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले संगीतकार थे वो आपके MS सुब्बुलक्ष्मी थी। तो MS सुब्बुलक्ष्मी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा MS सुब्बुलक्ष्मी ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है तो ये आपके मदुरै तमिलनाडु से जो वो संबंधित है। और ये किस संगीत की गायिका थी तो ये आपका भारतीय कर्नाटक संगीत की जो है एक गायिका थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें जो 1998 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनके बाद जो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो संगीतकार थे वो आपके 1999 में पंडित रविशंकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2008-9 में जो है पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए भारत रत्न की जो शुरुआत है ना ये आपका 1954 में हुआ था। और 1954 में जो है 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद 2024 में जो है आपके टोटल 5 लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और वो 5 लोग कौन कौन से हैं तो देखिए कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा रॉय, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, ये 5 व्यक्तियों को जो है 2024 में भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भय मुक्त राज्य बनाने के लिए 2023 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है। तो देखिए भय मुक्त राज्य बनाने के लिए 2023 का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार है ना ये उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को जो वो दिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में आपका यूपी दिया गया होगा तो फिर आपका यूपी ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर जो है वो क्या कर दिया गया था। तो देखिए 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर जो है ये नीति आयोग कर दिया गया था। तो नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर नीति आयोग की बात कर ले तो देखिए नीति आयोग की जो स्थापना है ना ये आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग का जो मुख्यालय है ना वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। यानी वर्तमान में जो आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। वहीं अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है ना ये आपके डॉक्टर सुमन बेरी हैं। और वर्तमान में जो इनके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं ये आपके VER सुब्रमण्यम है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट लक्षद्वीप ड्यूरिंग विच ईयर कंडक्टेड। यानी जो पहली आर्थिक जनगणना हुई थी ना ये जो आपके लक्षद्वीप को छोड़कर किस वर्ष जो है पूरे देश में आयोजित किया गया था। तो देखिए पहली आर्थिक जनगणना जो है लक्षद्वीप को छोड़कर ये जो आपका 1977 के दौरान जो है वो किया गया था। तो 1977 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वहीं अगर पूछा जाए कि पहली आर्थिक जनगणना ये जो है किसके सहयोग से किया गया था तो ये जो आपका DES यानी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिक्स यानी अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के सहयोग से जो है ये किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का जो सबसे पुरानी लिपि है ना, ये आपका ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व जो वो मौजूद थे? तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है ये आपके 63 तत्वों को जो वो प्रदर्शित किया गया था। तो 63 तत्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडलीव ने अपनी पहली जो आवर्त सारणी है ना, ये किस वर्ष में प्रकाशित की थी? तो देखिए मेंडलीव के द्वारा 1869 में जो है पहली आवर्त सारणी जो वो प्रकाशित किया गया था। और ये जो है कहाँ से बिलोंग करते थे? तो देखिए मेंडलीव जो है ये आपके एक रूसी रसायनज्ञ थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कहा गया था? तो देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी का नियम था ना, इसमें जो है तत्वों को जो है बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम से जो है वो संयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो आपके CCI के जो अध्यक्ष हैं ना, ये आपके रवनीत कौर हैं। तो रवनीत कौर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले CCI की जो स्थापना ये कब हुआ था? तो ये आपका 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है ना, ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? यानी सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था? या फिर कुछ बच्चों ने बताया कि 24 सितंबर 1873 को जो है ज्योतिराव फूले के द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना जो वो की गई थी? तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ना, ये आपके ज्योतिराव फूले के द्वारा जो है 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ज्योतिराव फूले आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सत्यशोधक समाज था ना, जो कि एक आपका सामाजिक सुधार समाज था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक के बारे में देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये जो है कब और किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये आपके 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा जो वो किया गया था। आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये आपका 1814-15 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा ब्रह्म समाज की जो स्थापना ये आपका 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ये आपके देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा 1839 में किया गया था। आर्य समाज की जो स्थापना है ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1997 में किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात कर ले तो ये जो आपका एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि आपका गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम से इससे पहले जो इसका नाम था ना, वो आपका सरदार पटेल स्टेडियम था। और इसका जो नाम बदल कर है ये कब किया गया था? तो देखिए 24 फरवरी 2021 को जो है इसका नाम बदल कर जो है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो वो कर दिया गया है। और ये जो है आपका विश्व में क्रिकेट का जो है ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो आपका विश्व कप हुआ था क्रिकेट का, जो कि आपका भारत में आयोजित किया गया था, इसका जो आपका फाइनल मैच है ना वो इसी स्टेडियम में जो वो खेला गया था। फाइनल मैच जो है ये आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही जो है वो खेला गया था, जिसमें भारत जो वो हार गया था और ऑस्ट्रेलिया जो वो जीत गया था। यानी 2023 का विश्व कप का जो विजेता टीम रहा था वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था और उप विजेता जो है ये आपका भारत देश रहा था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहला मैच जो है ये कब और किसके मध्य जो वो खेला गया था? तो देखिए इस स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच जो है 24 फरवरी 2021 को ही जो है अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच भी जो है वो आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा एक आपका मुद्रास्फीति से जो है प्रश्न पूछा गया था। मुद्रास्फीति से क्या प्रश्न था, आप ये जो है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो देखिए हिंदी में जो है आपका झांसा देना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए झांसा देना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, वो आपका धोखा देना या फिर धोखे में डालना होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अलादीन का चिराग मुहावरे का जो है अर्थ पूछा गया था। तो देखिए अलाउद्दीन का चिराग होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो आपका आश्चर्यजनक या फिर अद्भुत वस्तु होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले विलोम शब्द की तो देखिए स्थिर का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए स्थिर का जो विलोम शब्द होता है ना, वो आपका अस्थिर होता है। इसके अलावा नश्वर का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए नश्वर का जो विलोम शब्द होता है ना, वो आपका शाश्वत होता है। तो शाश्वत आपका करेक्ट आंसर होगा। धर्म का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो धर्म का जो है आपका अधर्म होता है। तो अधर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका उदार का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए उदार का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो आपका क्षीर निधि, दरिया दिल, सरल, सीधा, विनीत, शिष्ट, उदार चित्त, उदार चेता, ये सभी जो आपके उदार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग मैथ की अगर बात कर ले तो देखिए मैथ के जो आपके बच्चे द्वारा इस प्रकार से जो आपका पूछा गया था। आप मैथ के जो है सारे प्रश्न जो है वो देख सकते हैं, या फिर मैं इसका टेलीग्राम पे PDF भी जो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इजीली जो इसे देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली जो वो जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाकर भी जो है स्टडी फॉर यू सर्च कीजिएगा, आपको जो है मेरा चैनल जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।